नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत का एक खाका खींच दिया था आपके सामने और साथ में पूरा का पूरा गुलाम वंश एक वीडियो में एक जगह पर आपके सामने 11 शासकों के बारे में चर्चा की थी। लास्ट में मैंने बताया था कि कैकुबाद का जो बेटा था क्यूमर्स, उसकी हत्या करता है कौन? तो उसकी हत्या करता है उसका संरक्षक जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जैसे ही हत्या करता है क्यूमर्स की और गद्दी पर बैठता है तो ख़त्म होता है एक नया अध्याय और शुरू होता है जिसको हम लोग जानते हैं खिलजी वंश के नाम से। और खिलजी वंश को ही इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति का भी नाम दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू हो चुका है हमारा UPSSC PET का दहाड़ बैच, जिसमें एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जैसा सिलेबस होना चाहिए उस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। और साथ में मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको तुरंत पता चल सके और तुरंत आप चैनल पर आकर के वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ। शुरू करता हूँ। चर्चा किया था कि क्यूमर्स की हत्या करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हमने कई बार नाम लिया, तुर्की अमीर, चालीसा दल, तुर्के चहलगानी, तमाम इस तरीके के नाम लिए। लेकिन जैसे ही हम आते हैं खिलजी वंश में तो यहाँ पर सामंतवाद का पूरे तरीके से अंत होता है। पूरी सामंतवादी परंपरा ख़त्म होती है और शुरुआत होती है एक नए अध्याय की, जिसको इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति का नाम दिया, खिलजी वंश का नाम दिया। आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं खिलजी वंश की कि खिलजी वंश अगर आपसे पूछा जाएगा कि खिलजी वंश की शुरुआत, तो खिलजी वंश आपका आता है कब से? तो क्यूमर्स की हत्या के बाद यानी 1290 में, और चलता है कब तक? तो 1320। खिलजी वंश किसके बाद आया? तो गुलाम वंश के बाद आया। कहाँ से आया? तो मैंने बताया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसका संरक्षक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही क्यूमर्स की हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठा और यहीं से शुरुआत होती है खिलजी वंश की। चलता हूँ कौन कौन से शासक थे। तो सबसे पहले नंबर पर नाम आएगा, तो सबसे पहला नाम आता है जलालुद्दीन का ही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरे नंबर पर नाम आता है उसके भतीजे का, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ये दो शासक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका अलाउद्दीन खिलजी है। तीसरे नंबर पर एक शासक आता है जिसका नाम था शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर। ज़्यादातर किताबों में, ज़्यादातर क्लासेस में आपको शहाबुद्दीन उमर को शासक के तौर पर नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। चौथा शासक आता है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। और पांचवा शासक आता है जो अंतिम शासक माना जाता है, वह था आपका खुसरो शाह। ये 5 शासक थे, यानी खिलजी वंश में मैंने आपको बताया था 5 शासक, जिसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि ज़्यादातर क्लासेस में, ज़्यादातर जगहों पर शहाबुद्दीन उमर और खुसरो शाह के बारे में टीचर्स ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी किताबों में इस तरीके की चर्चाएं नहीं हुई हैं या उतना डिटेल में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो आते हैं एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जिनकी टाइमिंग शुरू होती है 1290 से लेकर के और ये रहते हैं 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए तो 1296 से लेकर के 1316 तक, यानी सबसे लंबा कार्यकाल जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का। ये कुछ महीनों के लिए आए थे 1296 में। और मुबारक शाह खिलजी की अगर बात किया जाए
तो 1316 से 1320 तक, और उसी प्रकार से 1320 में कुछ समय के लिए खुसरो शाह भी थे। तो अंतिम शासक खुसरो शाह थे। ये सामान्य जानकारी हो गई कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि खिलजी वंश की टाइमिंग क्या थी, तो खिलजी वंश की टाइमिंग थी 1290 से लेकर के 1320। खिलजी वंश में कितने शासक थे, तो खिलजी वंश में मुख्य रूप से 5 शासक थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और साथ में अलाउद्दीन खिलजी। फिर पूछा जाएगा कि अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था खुसरो शाह। आते हैं, पहली बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की अगर आप बात करोगे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां भी बोला जाता था। अपने समय में इनको शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कहाँ से उठ कर के आया, तो जलालुद्दीन पहले था कहाँ पर, तो एक सामान्य सैनिक के तौर पर ज्वाइन करता है। जलालुद्दीन जो है वो एक सामान्य सैनिक के तौर पर ज्वाइन करते हैं। कहाँ पर, तो गुलाम वंश को। किसके का शासनकाल में, तो कैकूबाद के शासनकाल में। और वहाँ से उठते 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 और अपनी योग्यता के दम पर पहुँचता है सरे जहांदार के पद पर। सर ए जहांदार यानी जहां का जो दार था उसकी रक्षा करने वाला एक सैनिक, यानी हम सीधे कह दें कि पूरे राजघराने का, पूरे राज परिवार का जो निजी अंगरक्षक का पद होता है, उस निजी अंगरक्षक के पद पर आता है, काबिज होता है कौन, तो काबिज होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा नाम आता है शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां चूँकि कई विजय जो थी इसने अपने शासनकाल में अपनाई थी या लाई थी अपने सैन्य नेतृत्व में, तो इसलिए कैकूबाद ने इसको एक नाम दिया और वह नाम था, वह उपाधि थी शाइस्ता खां। अब आते हैं कैकूबाद के बाद जब, और अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछता है कि जब इसने क्यूमर्स की हत्या की तो इसने अपना शासन या अपना राज्याभिषेक कहाँ पर किया, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसने अपना राज्याभिषेक कराया था आपका किला खोरी महल में। किला खोरी महल किसका था, तो कैकूबाद का बनवाया हुआ महल था किला खोरी महल, जो अभी तक पूरा नहीं था, अपूर्ण था। और अपूर्ण महल में ही इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। इसके बारे में एक और नाम आता है कि एक ईरानी फकीर थे जिनका नाम था सीदी मौला। सीदी मौला किसके शासनकाल में हाथियों के पैरों से कुचलवाया गया था, तो वह भी नाम आता है किसका, तो वह भी नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। उसके अलावा इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि यह तुष्टीकरण की नीति अपनाता था और साथ में यह बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था। तुष्टीकरण की नीति का मतलब क्या हो गया कि सबको संतुष्ट करने का प्रयास, खासकर सैनिकों को, जनता को और मुसलमानों को। इन तीन लोगों के लिए यह विशेष रूप से तुष्टीकरण की नीति अपनाता था, तो इसलिए भी यह चर्चा में था। इसी के शासनकाल में जब मंगोल आक्रमण होता है तो मंगोल आक्रमण में इस्लाम धर्म को स्वीकार करके 2000 लगभग 2000 लोग मुसलमान बन गए और उसको इसने बसा दिया दिल्ली के निकट में मुगलपुर में, और वही आगे चलकर नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये सामान्य जानकारी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए आते हैं एक एक पॉइंट वाइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पहला पॉइंट क्या, तो खिलजी वंश का संस्थापक। दूसरा नाम कि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर कराया, तो राज्याभिषेक इसने अपना कराया था किला खोरी महल। जो बनवाया था किसने, तो बनवाया था कैकूबाद ने। इसी के बारे में कहा जाता है कि इसको एक उपाधि भी दी गई थी शाइस्ता खां की, और शाइस्ता खां की ये उपाधि इसको किसने दी थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा
तो इसका भी आंसर होगा कैकुबाद। कैकुबाद यानी बलबन का पौत्र, सुना होगा आपने, गुलाम वंश अगर पढ़ा होगा वीडियोस में तो आपने देखा होगा कि कैकुबाद यानी बलबन का पौत्र, उसी के शासनकाल में ये सैनिक से उठ करके कहाँ तक जा रहा है, तो सरे जहांदार के पद पर जा रहा है। दूसरा पूछा जाता है कि ईरानी फकीर सीदी मौला किसके शासनकाल में हाथी से कुचला गया, तो हाथी से कुचला गया इसी के शासनकाल में। तो यह भी एक प्रश्न बना है कई बार एग्जामिनेशन में कि ईरानी फकीर सीदी मौला किसके शासनकाल में हाथियों से कुचलवाया गया। तो यह सामान्य। दूसरी चीज़ कि यह ऐसा एक आपका था कि जो तुष्टीकरण की नीति अपनाता था, किसके प्रति, तो 3 नाम आते हैं। पहला नाम सैनिक, दूसरा नाम जनता, पहला नाम सैनिक, दूसरा नाम जनता और तीसरा नाम आता है क्या, तो व्यापारी। इन तीनों लोगों के प्रति और साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता का भी उदाहरण था कि इसने सीधे कहा कि मैं, यानी इसके शासनकाल में जितने भी विद्रोह हुए उन विद्रोहों की इसने बहुत बुरी सजा नहीं दी, सामान्य रूप से माफ़ कर दिया। कई विद्रोह इसके शासनकाल में ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जिसको इसने शांत रूप से ख़त्म कर दिया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया, क्योंकि इसका एक स्टेटमेंट बड़ा ज़्यादा चर्चा में आता है। इसने कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं कभी भी मुसलमान का खून नहीं देख सकता। इसी से पता चलता है कि ये बड़ा ही शांत स्वभाव का या तुष्टीकरण की नीति अपनाता था। अब कहाँ से परिवर्तन होता है, तो आप देख रहे हो कि बहुत लंबा शासनकाल नहीं है कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाए। 6 वर्ष का शासन है, तो 6 वर्ष के शासन में इतनी ही कहानियाँ मिल पाएंगी, बहुत सारी कहानी आपको जलालुद्दीन की नहीं मिलेगी। जलालुद्दीन की पुरानी कहानियों से लेकर के और 1296 तक आ पाओगे। तो मैंने क्या कहा कि कैकुबाद के शासनकाल में ये सामान्य सैनिक था, सैनिक से उठ करके इसको सरे जहांदार यानी कि राजभवन का या राजा के या सुल्तान के परिवार का निजी अंगरक्षक बनाया गया। दूसरा हमने क्या कहा कि कैकुबाद ने इसके दमन से, सैन्य दमन से या सैन्य नेतृत्व से खुश होकर के इसको एक उपाधि प्रदान की, और वह उपाधि क्या थी, तो शाइस्ता खां की उपाधि। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि शाइस्ता खां किसको कहा जाता था, तो शाइस्ता खां कहा जाता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जो खिलजी वंश का संस्थापक भी था। किसके शासनकाल में ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथियों से कुचला गया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथियों से कुचला गया। तुष्टीकरण की नीति सैनिक, जनता और व्यापारी, इन सबको ये ज़्यादातर खुश रखने का प्रयास करता था, इसी को कहा गया तुष्टीकरण की नीति। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर इसका परिवर्तन कहाँ से हुआ, तो आपको बता दें कि 1296 में इसने अपना सेनापति किसको बनाया था, तो इसने अपना सेनापति बनाया था अपने ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही महत्वाकांक्षी और बड़ा ही कुशल नेतृत्व करता, कुशल सैनिक, सारी चीज़ें, सारे जो गुण थे वो अलाउद्दीन खिलजी के भीतर थे। तो जब दक्षिण पर आक्रमण, हालांकि दक्षिण पर आक्रमण या दक्षिण विस्तार अभी तक किसी ने किया नहीं था, अब तक आपने गुलाम वंश में देखा कि दक्षिण की ओर विस्तार अभी किसी ने कंटिन्यू या एक तरीके से कह दें कि प्रॉपर वे में किसी ने दक्षिण की तरफ विस्तार किया नहीं था। लेकिन जब देवगिरी पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी और जीत कर आता है, तो चाचा यानी कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी बधाई देने के लिए जाते हैं कड़ा में, और कड़ा के जब पहुंचते हैं तो कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी जब इनसे बधाई लेने के लिए इनसे गले मिलता है, तो उसी के जस्ट पीछे से अलाउद्दीन खिलजी का परम मित्र मोहम्मद सलीम, उसने क्या किया कि चाचा के पीठ में खंजर मार दिया, जो कि एक बड़ी फेमस कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। तो जलालुद्दीन खिलजी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या होती है, वह हत्या किसके द्वारा होती है, तो हत्या की करने वाला होता है उसी का भतीजा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो यह मुख्य कहानियां हैं
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। फिर से सुन लीजिएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसने अपना राज्याभिषेक किला खोरी महल जो कैकुबाद द्वारा निर्मित था। इसको शाइस्ता खां की उपाधि भी किसने दी थी? तो कैकुबाद ने ही दी थी। ईरानी फकीर सीदी मौला किसके शासनकाल में हाथी से कुचला गया? तो वह भी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुष्टीकरण की नीति यानी सबको खुश रखने वाली नीति, खासकर सैनिक को, जनता को और व्यापारियों को खुश रखने की प्रणाली, और साथ में विद्रोहों का भी कोई माकूल जवाब न देने के लिए जाना जाता था और इसकी हत्या होती। फिर से बता रहा हूँ कि देवगिरी पर आक्रमण करके जब अलाउद्दीन खिलजी लौटता है तो बधाई देने के लिए यह जाता है कड़ा, और कड़ा में इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के मित्र मोहम्मद सलीम द्वारा कर दी जाती है। हालांकि हर जगह पर किताबों में आपको नाम मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं छुरा भोंका था, लेकिन कुछ किताबें इसका भी प्रमाण देती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने छुरा खुद नहीं मारा था, लेकिन अपने मित्र मोहम्मद सलीम से मरवाया था। तो ये मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम आगे लेकर के चलते हैं कि अगर पूछा जाए दूसरा शासक, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दूसरा शासक कौन बनता है? तो उसका भतीजा जिसने उसकी हत्या की थी या उसका सेनापति जिसने उसकी हत्या करवाई थी, वही बनता है अगला शासक। और अगर पूछा जाएगा कि पूरे खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तो सबसे लंबे समय तक शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा शासक कौन बनता है? तो दूसरा शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। टाइमिंग की बात किया जाए तो 1296 से लेकर के 1316, 1296 से लेकर 1316 यह टाइमिंग थी अलाउद्दीन खिलजी की। कि कहा जाए कि खिलजी वंश में एक लाइन बोली गई कि खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक। अच्छा, योग्य शासक कहे जाने का कारण क्या था? तो योग्य शासक कहे जाने का एक ही कारण था, रक्त एवं तलवार की नीति। कि यह अपने विद्रोहियों के प्रति बड़ा कड़ा रुख अपनाता था, यानी कि जस्ट अपोजिट था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने चर्चा किया कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो विद्रोहों को दमन नहीं कर पाते थे और शांत हो जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन जाना जाता था अपने न्यायप्रियता के लिए, अपने सैनिकों, अपने विद्रोहियों को, अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए। और उसकी इस नीति को हमने पिछली क्लास में भी गुलाम वंश में बोला था, रक्त एवं लौह की नीति। तुम मिस मत करिएगा या दोनों को मिलाइएगा मत। रक्त एवं लौह की नीति जब पूछेगा तो आप बलबन का नाम लेंगे, और रक्त एवं तलवार की नीति जब बोलेगा तो आप अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेंगे। और कुछ मामलों में अगर आप कंपेयर करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी को भी आप बलबन जैसा ही पाओगे। जैसे बलबन को मैंने कहा था कि जनता के बीच में लोकप्रिय शासक था, कि जनता के बीच में बड़ी पैठ थी। तो बड़ी पैठ होने का कारण क्या था? जनता के बीच में इतनी ज़्यादा उसको लोकप्रियता हासिल होने का कारण क्या था? तो कुछ उसकी न्यायप्रियता, कुछ नियम कानून, कुछ इस तरीके की चीज़ें, सेम उस तरीके की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अलाउद्दीन के भी शासनकाल में। कि सबसे पहले इसने क्या किया? तो सबसे पहले इसने किया क्या कि अपने चाचा की हत्या की, क्योंकि महत्वाकांक्षा थी कि इतना ज़्यादा सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट करके मैं अपनी क्षमता पर ले जा रहा हूँ, किसके पास? जलालुद्दीन के पास। और जलालुद्दीन उसमें से मुझे कुछ थोड़ा सा दे देता है। तो जलालुद्दीन के भाई थे शहाबुद्दीन खिलजी, तो यह शहाबुद्दीन खिलजी का बेटा था। अब लोगों ने इसको थोड़ा सा चढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें मोहम्मद सलीम का भी नाम आता है कि मोहम्मद सलीम ने कहा कि आप इतने ताकतवर हो, आप इतने निर्भीक हो, आप इतने कुशल सैन्य प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति हो, और आप सेनापति बने घूम रहे हो, और वो भी चाचा के अंडर में। इसके मन में भी लोभ जगा, महत्वाकांक्षी शुरू से था। तो इसने भी कहा कि हाँ, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, और उसका परिणाम यह रहा कि इसने अपने चाचा की धोखे से हत्या करा दी। अब जब यह आता है तो मैंने बताया था कि राज्याभिषेक उसने कहाँ कराया था? जलालुद्दीन ने। तो उसका राज्याभिषेक हुआ था किला खोरी महल में।
लेकिन अगर राज्याभिषेक पूछ देगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, तो सबसे पहले तो उसने जैसे ही कड़ा में हत्या करी अपने चाचा की तो अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन सुल्तान घोषित कर देने मात्र से आप सुल्तान तो हो गए नहीं, आपको अपना राज्याभिषेक कराना पड़ेगा। तो राज्याभिषेक इसने अपना कराया था लाल महल में, और यह लाल महल किसके द्वारा निर्मित था? तो यह लाल महल निर्मित था बलबन द्वारा, बलबन द्वारा, यानी कैकूबा द्वारा निर्मित जो किलाखोरी महल या किलागढ़ी महल था उसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात हुई। लेकिन इसका राज्याभिषेक इसने कराया कहाँ पर? तो इसने अपना राज्याभिषेक कराया बलबन के बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में। और जैसे ही इसने देखा कि चाचा की मृत्यु हो चुकी है, चाचा की हत्या हो चुकी है, तो अगला वारिस कौन पैदा हो सकता है? तो अगला वारिस हो सकता था पैदा जलालुद्दीन का बेटा जिसका नाम था अरकली खां। तो अरकली खां की भी हत्या करा दी, यानी पूरा समूल अपने दुश्मन को पूरे तरीके से इसने क्या कर दिया, पूरे अपने दुश्मन को पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए इसने अरकली खां की भी हत्या कर दी। उसके बाद अपना राज्याभिषेक कराया बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में, जो था कहाँ पर? तो था ये दिल्ली में। फिर अपना दक्षिण अभियान लेकर के चलता है, दक्षिण विस्तार करता है, और दक्षिण विस्तार करने वाला एकमात्र खिलजी वंश का शासक इसको माना जाता है कि इसने दक्षिण की ओर विस्तार जारी रखा। साथ साथ एक नाम और आता है कि चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद करने वाला शासक। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था किसने? खिलजी ने। और किसके नाम पर? तो अपने पुत्र के नाम पर जिसका नाम था खिज्र खां। तो चित्तौड़ का नाम किसने बदल करके खिजराबाद से, चित्तौड़ का नाम किसने खिजराबाद कर दिया? तो 1303 की बात है यह, कि 1303 में जब ये चित्तौड़ को जीतता है तो चित्तौड़ को जीत करके उसको बना देता है खिजरा खां। किसके सम्मान में? तो अपने बेटे के सम्मान में। कब की घटना है ये? तो यह घटना है 1303 ईस्वी की। तो अगर पूछा जाएगा किस शासक ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया था, तो कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कहने का, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद करने का श्रेय जाता है किसके नाम पर? तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर। ये वाली लाइन मैंने लिखी रक्त एवं तलवार की नीति, तो यह इंडिकेट करती है कि अलाउद्दीन जो था वो बड़ा ही कठोर एवं निष्ठुर शासक था, यानी यह उसके जीवन का सामान्य परिचय बताता है कि वह बड़ा ही कठोर एवं निष्ठुर शासक था। और ध्यान दीजिएगा कि इसके शासन काल में एक नाम आता है मलिक काफूर का। बड़ी चर्चा होती है मलिक काफूर की। मलिक काफूर सैन्य शासन, या कह सकते हैं कि एक बड़ा ही तेज दिमाग का सैनिक था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था 1000 दिनार में, तो इसलिए इसको नाम दिया था 1000 दिनारी। और यह वास्तविक रूप से एक किन्नर था, लेकिन बड़ा ही तेज दिमाग का, बड़ा ही शातिर दिमाग का था। और मलिक काफूर को बार बार जो गलती अलाउद्दीन खिलजी ने की थी वही गलती मलिक काफूर ने भी की। आगे अभी चर्चा करूंगा, क्योंकि मलिक काफूर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के साथ किया सेम वही काम मलिक काफूर ने भी अलाउद्दीन के साथ किया। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा शासन विस्तार के बारे में चर्चा कर लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में शासन विस्तार क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में शासन विस्तार की अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उस समय के लिए नई थीं, जैसे गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत तो हो ही चुकी थी, आपने पढ़ा कि बलबन के शासनकाल में ही। लेकिन गुप्तचर प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत बना करके राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की शुरुआत या वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास किस शासक ने किया? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रणाली की बात की। दूसरा जो नाम आता है बाजार नियंत्रण, कि अलाउद्दीन का बाजार पर बड़ा तगड़ा नियंत्रण था। बड़ा तगड़ा नियंत्रण इसलिए क्योंकि इसने हर चीज़ों के मूल्य निर्धारित कर दिए थे। सबसे पहला तो उसने कह दिया कि कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा,
कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ज़्यादातर व्यापारी जो थे वह तुर्की अमीर थे और उन तुर्की अमीरों से और हिंदुओं से अलाउद्दीन खिलजी बड़ा चिढ़ता था और यही कारण था कि उसने कहा था कि आपूर्ति और मांग के नियम में कुछ भी हो जाए लेकिन कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए ताकि व्यापारियों को दुख पहुंचे। कुछ इतिहासकार इसको ही मानते हैं और कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी जनता को लेकर के बड़ा ही सेंसिटिव था, इसलिए उसने फरमान जारी कर दिया था कि किसी भी स्थिति में कीमत में बढ़ोतरी न हो। साथ ही साथ सारी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए थे। जैसे अगर कोई सामान्य घोड़ा है, सामान्य घोड़ा जिस पर सामान्य जनता अगर जा रही है तो उसका उसने दाम फिक्स कर दिया कि 100 से लेकर के 200 टके के बीच में चलेगा, बिकेगा। कुछ ऐसे टट्टू भी थे जिनसे भारवाहन किया जा सके, जिनके ऊपर वजन लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारिक गतिविधियों में जिनका प्रयोग किया जा सके, तो उसके लिए भी दाम फिक्स कर दिया गया कि यह जो है यह भी 22 से लेकर के 25 टका के बीच में बिकेंगे। घोड़ा थोड़ा महंगा बिकेगा, टट्टू सस्ते बिकेंगे। ये सारे मूल्य जो थे वो एकदम सुल्तान के सामने सीधे रिपोर्टिंग होती थी और साथ में गलत मापतौल पर तो भैया बड़ा खतरनाक नियम था कि अगर कोई जितना ग्राम का नुकसान कराएगा जनता का, कि अगर आपने 250 ग्राम किसी सामान को कम तौला, उसकी सजा क्या थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कि 250 ग्राम का अगर आप कम तौल रहे हो तो आपके शरीर से उतना ही वजन का मांस निकाल लिया जाएगा। यह सारे इतिहासकारों द्वारा जो लिखा गया है कहानी, यह सारी कहानियाँ जो हैं वह साफ साफ कहती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह बड़ा ही कठोर और निष्ठुर शासक था। अब उसी हिसाब से इनको कुछ उपाधियाँ भी दी गई, जैसे इनको युग का विजेता, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा। यह तो प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता, यह सब तो उपाधियां हैं सीधी सीधी जो पूछी जाती हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक को जनता का चरवाहा कहा जाता है। तो आप उत्तर मारोगे अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा कहा जाता है। फिर कहा जाएगा कि विश्व का सुल्तान किसको कहा जाता है, तो विश्व का सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अच्छा, युग विजेता का किसको कहा जाता है, तो युग विजेता भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। और इन सब से अलग एक और प्रश्न बनता है द्वितीय सिकंदर, कि द्वितीय सिकंदर तो साम्राज्य विस्तार के कारण सिकंदर का प्रतिरूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं लिख देता हूं कि ऐसे प्रश्न बनेंगे कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है, तो द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, यानी विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता, द्वितीय सिकंदर। यह सारी कहानियां जो हैं वो किसके बारे में कही गई, तो यह कही गई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को, या अलाउद्दीन खिलजी को कही गई, ये उपाधियां दी गई। फिर आते हैं, अब बात करते हैं मलिक कफूर की। तो मलिक कफूर एक किन्नर था जो बड़ा ही शातिर लड़ाका था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रखा हुआ था। चूंकि ये 1000 दिनार में खरीदा गया था तो मलिक कफूर को एक और नाम दिया जाता है 1000 दिनारी। अब मलिक कफूर बार बार आकर्षण चाहता था, चूंकि किन्नर था तो नारी सुलभ, उसके अंदर कुछ गुण ऐसे थे जो नारी सुलभ गुण थे, और वह बार बार चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह उसकी बड़ाई करें, अलाउद्दीन खिलजी उसके सौंदर्य का विश्लेषण करें, अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार का योद्धा था नहीं, ध्यान दिया नहीं। लास्ट में कहानी यह हो गई कि मलिक कफूर ने ही, यानी 1000 दिनारी ने ही जहर देकर, ध्यान दीजिएगा कि मलिक कफूर को जब भी उन्हीं की तरह महत्वाकांक्षा आने लगी तो जहर देकर हत्या कर दी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और साथ में अरकली खां की भी हत्या की, उसी तरीके से मलिक कफूर ने भी देखा कि जब अगर अलाउद्दीन को मारूंगा, अलाउद्दीन को यदि मारूंगा तो अगला कौन खड़ा होगा, तो पता चला पुत्रों के बारे में। तो पुत्र एक नाम तो अभी लिया मैंने, खिज्र खां, जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। तो खिज्र खां, शादी खां, फरीद खां, मोहम्मद खां, इस तरीके के कई
पुत्रों को भी इसने क्या किया, मरवा दिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या भी किसने कराई, तो उसी का नायब, अलाउद्दीन खिलजी का नायब ही था कौन, मलिक काफूर। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की अवस्था लगभग 65 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। तो यह सामान्य परिचय हो गया किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी पहली चीज की खिलजी वंश का चौथा शासक, तो दूसरा शासक, सबसे योग्य शासक, क्रूर एवं निष्ठुर शासक, रक्त एवं तलवार की नीति पर चलने वाला। सबसे लंबे समय तक खिलजी वंश पर किसने शासन किया, तो अलाउद्दीन ने किया। अपना राज्याभिषेक किसने कहाँ कराया, तो लाल महल में, जो बलबन द्वारा निर्मित था दिल्ली में। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां की वजह से रखा 1303 में। उसके अलावा गुप्तचर प्रणाली पूरी, बाजार पर नियंत्रण पूरा, न्यायप्रिय शासक, यह सारी चीज़ें, साथ साथ विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता, द्वितीय सिकंदर, यह सब किसको कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। और लास्ट में आते आते कि हत्या कैसे हुई, तो उन्हीं के नायब मलिक काफूर ने उनकी हत्या पूरी की पूरी कर दी, किसको, पूरे के पूरे परिवार सहित कर दी जहर दे करके। तो यह पूरी कहानी हमने सुनी किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो दोस्तों बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आकर के एक बार लिखिएगा जरूर। और अगर कोई कमी भी होगी वीडियोस में, कंटेंट को लेकर के अगर कोई कमी होगी तो उसके बारे में भी आप चर्चा एक बार जरूर करिएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, जहर देकर के जब हत्या हो जाती है, तो हत्या किसने की, अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करी थी किसने, तो हत्या की थी उसी के नायब ने, जिसका नाम था मलिक काफूर। अब जिसने हत्या कर दी तो खुद तो गद्दी पर बैठ नहीं सकता था, क्योंकि किन्नर था, राजा वाले गुण थे नहीं, और जनता के विद्रोह का भी सामना करना पड़ सकता था। तो इसलिए इसने गद्दी पर बैठाया किसको, तो इसने गद्दी पर बैठाया शहाबुद्दीन उमर को, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। यह तीसरा शासक था। शहाबुद्दीन उमर कौन था, तीसरा शासक था, जो 1296 में गद्दी पर बैठा। किसकी सहायता से, तो मलिक काफूर के बैठाने पर। लेकिन मलिक काफूर ने सबको तो मार दिया, लेकिन एक बेटा था जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था यह भी। उसने क्या किया, सेम वही फिर से रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि फिर से रिपीट हो रहा है। इस बार मलिक काफूर की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, और साथ में शहाबुद्दीन उमर को की हत्या, शहाबुद्दीन उमर को अंधा कर दिया। तो मलिक काफूर की हत्या और इनको अंधा कर दिया किसने, तो इन दोनों को अंधा कर दिया मुबारक शाह खिलजी ने। और मुबारक शाह खिलजी है कौन, तो मुबारक शाह खिलजी हैं अलाउद्दीन खिलजी के बचे हुए पुत्र, क्योंकि ज़्यादातर को तो ये मार दिया, लेकिन यह दिल्ली के बाहर था, बच गया। और जब बच गया तो धोखे से आया, और इसने भी जो उसके पिता के साथ हुआ था उसका बदला लिया, और मलिक काफूर की हत्या कर दी, और शहाबुद्दीन उमर को क्या कर दिया, अंधा करा दिया। किसने, तो मुबारक शाह खिलजी ने। और मुबारक शाह खिलजी है कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, बचा हुआ पुत्र है, जो दिल्ली के बाहर था और बच गया था मलिक काफूर के उसमें आक्रमण में। तो ये मुबारक शाह खिलजी शहाबुद्दीन उमर की हत्या करता है। तो शहाबुद्दीन उमर कुछ महीनों के लिए, जब तक मुबारक शाह अपनी ताकत को दोबारा नहीं जुटा पाता, तब तक कुछ महीनों के लिए शहाबुद्दीन उमर भी जो थे वो गद्दी पर बैठे। तो ये तीसरे शासक हो गए। और जब इन सब की हत्या कर दी किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचे हुए बेटे ने, जिसका नाम था क्या, मुबारक शाह खिलजी। तो अगला शासक यानी कि दिल्ली सल्तनत का या खिलजी वंश का चौथा शासक अगर बोला जाए, तो दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक कौन बना, तो मुबारक शाह खिलजी। एक आध प्रश्न इनसे भी जरूर बनते हैं कि मुबारक शाह खिलजी की अगर आप बात करोगे तो इनकी टाइमिंग थी 1316 से लेकर के 1320, जो चौथे नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में रखिएगा
कि यह पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को सुल्तान न घोषित करके स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। जस्ट अपोजिट कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के कठोर आदेश थे, रक्त एवं तलवार की नीति थी, तमाम ऐसे थे, लेकिन इसने विद्रोह देखा था और विद्रोह में पूरे परिवार को खोया था। तो इसने अपने पिता के सारे कठोर आदेशों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। दूसरी बात अगर कहा जाए तो बर्नी एक जो इतिहासकार हैं वह उन्होंने यह भी लिखा मुबारक शाह के बारे में कि मुबारक शाह दरबार में कभी कभी नग्नावस्था में भी आता था। साथ में आगे चलते हैं तो इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। एक प्रश्न तो यहां से बनते हैं कि खिलजी वंश का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी है कौन, तो मुबारक शाह खिलजी का परिचय तो यही आप दोगे ना कि यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अब किसकी हत्या की, तो इसने हत्या की मलिक काफूर की और साथ में अंधा करा दिया किसको, तो मलिक काफूर ने जिसको सपोर्ट करके राजा बनाया था, सुल्तान बनाया था शहाबुद्दीन उमर को, उसने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। तीसरी कंडीशन क्या बोली, तो हमने कहा कि इसने अपने पिता के सारे कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। इसने देखा था कि पिता के कठोर आदेशों से दुश्मन पैदा हुए और उन दुश्मनों की वजह से इसने पूरा अपना परिवार खोया था, इसलिए अपने पिता के सारे आदेशों को रद्द कर दिया। तीसरा एक प्रश्न यह भी आता है कि दरबार में नग्नावस्था में आता था, किसके अनुसार, तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह कहना था किसका, तो यह कहना था बर्नी का, यानी बर्नी के अनुसार। मुबारक शाह खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, अपने पिता के सारे कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और साथ में कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में भी आता था। तो यह कहानी हो गई किसकी, मुबारक शाह खिलजी की। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैंने बताया कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण हुए थे और मंगोल आक्रमण में लगभग 2000 मुसलमान 2000 हिंदुओं को मुसलमान परिवर्तित किया गया था, जिनको नाम दिया गया नवीन मुसलमान। और नवीन मुसलमानों को दिल्ली के निकट मुगलपुर में बसा दिया गया। वो मुसलमान अंदर ही अंदर जो हैं वो खोल रहे हैं और उसी में से एक जो मुसलमान था, नवीन मुसलमान, जो मंत्री बनकर के बैठा था किसका, मुबारक शाह खिलजी का, जिसका नाम था खुसरो शाह। तो मंत्री खुसरो शाह ने क्या कर दी, हत्या कर दी किसकी, मुबारक शाह खिलजी की। ध्यान दीजिएगा पूरा खिलजी वंश खून में डूबा हुआ है कि जलालुद्दीन की हत्या किसने की, तो अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन की किसने की, तो मलिक काफूर ने। मलिक काफूर की और शहाबुद्दीन उमर को किसने मरवाया, तो मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी को किसने मरवाया, तो उसके मंत्री खुसरो शाह ने। और खुसरो शाह इस प्रकार अगला शासक बन गया। तो बदलता हूँ इसको कि मुबारक शाह खिलजी के बाद अगला शासक कौन बनता है, तो अगला शासक बनता है जिसका नाम है खुसरो शाह, जो मंत्री था और साथ में ध्यान देना है कि नवीन मुसलमान भी था, यानी नवनिर्मित मुसलमान था। मंगोल आक्रमण में जलालुद्दीन के समय में जो 2000 मुसलमान बदले गए थे वही था ये। तो 5वें नंबर पर नाम आता है किसका, तो 5वें नंबर पर या अंतिम नंबर पर नाम आता है खुसरो शाह, जिसकी टाइमिंग आप देखोगे तो केवल 1320, यह भी कुछ महीनों के लिए। तो सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक, तो खिलजी वंश का
अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। खुसरो शाह के बारे में मैंने क्या बताया कि खुसरो शाह जो था वह नवीन मुसलमान था, नवीन मुसलमान था, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण में परिवर्तित हुए थे। इसने अपने आप को एक उपाधि दी और वह उपाधि क्या थी? तो पैगंबर का सेनापति। इसके पहले मैंने नाम दिया कि इसके पहले नाम आया था खलीफा। तो खलीफा किसने अपने आप को बोला? तो मुबारक शाह ने बोला, जिसका यह मंत्री था। और इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति की उपाधि दी। स्वयं को एक उपाधि दे रहा है कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं। अब ये कहाँ गड़बड़ होता है मामला? तो जानिएगा कि गड़बड़ ये होता है कि ये है तो नहीं मुसलमान, अंदर से तो ये हिंदू है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि नवीन मुसलमान। तो इसने जितने भी नियम कानून लगाए, जितने भी रूल रेगुलेशंस लगाए, वह सारे रूल रेगुलेशंस कहीं ना कहीं हिंदुओं को फायदा पहुंचाने वाले थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले। नतीजा क्या हुआ कि जनता ने विद्रोह कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि हिंदुओं को महत्व देने के कारण विद्रोह, और विद्रोह ऐसा हुआ कि इनको भागना पड़ा। अब आप कहोगे खुसरो शाह चले गए या भाग गए, तो एकाएक उसके बाद अगला शासनकाल आया कैसे? तो हमने क्या कहा, पहला गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था और तीसरा तुगलक वंश था। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो जनता द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन? तो एक जगह थी दीपालपुर का गवर्नर था यह, यानी दीपालपुर को पूरे तरीके से देख रहा था और जनता के विद्रोह में जनता का खुल करके समर्थन किया। और यही रीजन था कि जब खुसरो शाह भागता है दिल्ली छोड़ करके, तो दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक ही क्या करता है, एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था तुगलक वंश। यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक नवीन मुसलमान था, स्वयं को उपाधि दी किसकी? तो पैगंबर का सेनापति। और हिंदुओं को ज़्यादा महत्व देने के कारण इसके शासनकाल में विद्रोह हो गया। और उस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो नेतृत्व करने वाला था दीपालपुर का गवर्नर, जिसका नाम था गाजी मलिक। और इनके भागने पर जनता ने चुन दिया किसको? तो दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक को। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस पूरे सेशन में छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ, छोटा वीडियो बना रहा हूँ और एक एक वंश को लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए और शेयर कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। मेरा साथ देने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।